जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि क्लास को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एनसीबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए एसएन प्रधान, बी पीसी मोदी, सी वीर बहादुर सिंह और डी सौरभ गगवाल। तो दोस्तों याद रखें कि एनसीबी के महानिदेशक के रूप में हाल ही में एसएन प्रधान को नियुक्त किया गया है। दोस्तों झारखंड कैडर के 1988 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसएन प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के डीजी पद पर स्थायी प्रतिनियुक्ति दी गई है। इससे पहले वह राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के डीजी थे और एनसीबी के डीजी के पद पर 29 जुलाई 2021 से अतिरिक्त प्रभार में थे। तो दोस्तों अतिरिक्त प्रभार में एसएन प्रधान ही एनसीबी के महानिदेशक का पदभार संभाल रहे थे, लेकिन अब इनको स्थायी पदभार दे दिया गया है। याद रखें, अब इन्हें इस पद पर स्थायी पोस्टिंग कर दी गई है। इनके स्थान पर गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल करवाल एनडीआरएफ के डीजी बनाए गए हैं। तो दोस्तों दोनों याद रखें आप, एनसीबी के महानिदेशक किसे स्थायी तौर पर बनाया गया? एसएन प्रधान को। साथ ही एनडीआरएफ के अगर आपसे पूछा जाए डीजी, तो इसको किसको बनाया गया है? आपको याद रखना है अतुल करवाल को बनाया गया है। नजर डालेंगे एनसीबी की तरफ, मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और महानिदेशक एसएन प्रधान है। याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एक्यूआई की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, बी कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, सी मुंबई, चेन्नई और जयपुर और डी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। तो दोस्तों याद रखें, एक्यूआई की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के दिल्ली, कोलकाता और मुंबई 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं, जिनमें से दिल्ली टॉप पर है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर, आसपास के राज्यों में पराली जलाने से उत्पन्न हुई आग के खतरनाक धुएं के साथ ही शहर के स्थानीय प्रदूषण स्रोतों जैसे वाहन उत्सर्जन ने स्वास्थ्य आपातकाल की चिंताओं को जन्म दिया है। इस बीच स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह एक्यूआई की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक प्रौद्योगिकी भागीदारी भी है, ने यह दिखाया है कि 10 शहरों की सूची में सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ भारत के 3 प्रमुख शहर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई भी शामिल हैं। दोस्तों एक्यूआई सेवा द्वारा सूचीबद्ध 556 के औसत एक्यूआई के साथ दिल्ली शीर्ष पर है। तो दोस्तों याद रखें, दिल्ली का सबसे ज्यादा एक्यूआई है 556 अंक के साथ। यह दिल्ली शीर्ष पर है, सबसे प्रदूषित है पूरे विश्व में। कोलकाता पूरी सूची में चौथे स्थान पर है और मुंबई छठे स्थान पर है। याद रखें दोस्तों, पाकिस्तान का लाहौर शहर पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर दिल्ली, दूसरे स्थान पर लाहौर। और भारत के 2 शहर जो कि कोलकाता और मुंबई है, तो कोलकाता चौथे स्थान पर और मुंबई छठे स्थान पर है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 15 नवंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी केरल और डी गुजरात। तो दोस्तों याद रखें कि भारत के केरल में 15 नवंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों यह पहल नवोन्मेष और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगी ताकि नई कंपनियों को नए जमाने की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाया जा सके। यह पहल केरल में शुरू की गई है, जब यह उभरते उद्यमियों को उनके विचारों के लिए अधिक दृश्यता प्रदान करने में सहायता प्रदान करके अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में जीवंतता लाने के लिए प्रयासरत है। इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज सिस्को लॉन्च पेड द्वारा संचालित है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज किसके द्वारा संचालित है? तो
सिस्को लॉन्च पैड द्वारा संचालित है। नजर डालेंगे दोस्तों केरल की तरफ, तो केरल जो भारत के दक्षिण साइड स्थित है, अगर इसकी सीमा देखें तो कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों से लगती है, और जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी है, याद रखना है भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, केरल। देखते हैं दोस्तों केरल के बारे में, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। पड़ोसी राज्य देखें तो तमिलनाडु और केरल है। केरल के अगर हम बांध देखें तो इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है, और चिमनी बांध चिमनी नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इनमें से इडुक्की बांध जो कि बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, कोनारकोम पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें से आपको याद रखना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में माना जाता है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रमुख पर्यटक स्थल देखें यहाँ के, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर और काला मंडलम, जिनमें से दोस्तों सबरीमाला मंदिर और पद्मनाभ स्वामी मंदिर कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कोच्चि बंदरगाह यहाँ केरल में स्थित है, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो याद रखें कि केरल में स्थित कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। साथ ही केरल में बहने वाली पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, आपको याद रखना है। साथ ही याद रखें केरल भारत का सबसे अधिक शिशु सौहार्द राज्य है, मतलब बेबी फ्रेंडली स्टेट है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? आपके ऑप्शंस है, ए विवेक सागर प्रसाद, बी शारदानंद तिवारी, सी प्रशांत चौहान और डी राहुल कुमार राजभर। तो दोस्तों याद रखें हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए विवेक सागर प्रसाद को हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। दोस्तों हॉकी इंडिया ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। टोक्यो ओलंपिक में सीनियर टीम का हिस्सा रहे विवेक सागर को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि 2018 युवा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली टीम के डिफेंडर संजय को उप कप्तान बनाया गया है। भारत ने साल 2016 में हुआ पिछला टूर्नामेंट जीता था। दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2016 किसने जीता, तो भारत ने, या आखिरी संस्करण हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का कब हुआ, तो 2016 में। दोनों बहुत अच्छे से याद रखें। इस टूर्नामेंट का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है, तो यह भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 को होस्ट भारत कर रहा है और इसका पूरा आयोजन भारत के उड़ीसा राज्य में होना है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन से देश को प्रदान की गई है? आपके ऑप्शंस है, ए तुर्की, बी मिस्र, सी ईरान और डी रूस। तो दोस्तों याद रखें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी हाल ही में मिस्र को दी गई है। दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने सितंबर में अफ्रीकी महाद्वीप की ओर से COP27 की मेजबानी करने में मिस्र की रुचि दिखाने के बाद यह निर्णय लिया है। तो दोस्तों यह भी याद रखें कि COP26 कहाँ आयोजित हुआ है, तो आपको याद रखना है ग्लासगो में आयोजित हुआ है और यह 31 अक्टूबर या 1 नवंबर से 12 नवंबर तक आयोजित हुआ है, अभी हाल ही में। दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC पर साल 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखें अगर आपसे रियो सम्मेलन पूछा जाए या पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूछा जाए तो तीनों याद रखें 1992 में आयोजित हुए थे और कहां, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। दोस्तों जलवायु शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख शहर के रेड सी रिसोर्ट में होगा। तो दोस्तों याद रखें कहां होगा, मिस्र में होगा। मिस्र के शर्म अल शेख शहर में रेड सी रिसोर्ट में होगा। गौरतलब है कि
COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक स्कॉटिश शहर ग्लासगो में आयोजित किया गया। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में 12 नवंबर को ही समापन हुआ है इसका। तो यह कहाँ आयोजित हुआ है? ग्लासगो शहर में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित हुआ है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। और 2022 कहाँ होगा? तो मिस्र में होगा, याद रखें। दोस्तों याद रखें, मिस्र से जुड़ी अगर कुछ तथ्य देखें तो मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जो कि अगर आपको बताया जाए तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। और यह मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। तो आपसे अगर यह भी पूछा जाए कि मिस्र की राजधानी जो काहिरा है किस नदी के किनारे स्थित है, तो नील नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? आपके ऑप्शन है: ए 140 मिलियन, बी 320 मिलियन, सी 180 मिलियन और डी 240 मिलियन। तो दोस्तों याद रखें, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यह आकलन विकलांगता की समावेशी व एक ज्यादा अर्थपूर्ण समझ पर आधारित है। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि विकलांगता के साथ रह रहे बच्चों को समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इसके अक्सर नकारात्मक स्वास्थ्य व सामाजिक नतीजे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो 24 करोड़ मतलब 240 मिलियन बच्चों में विकलांगता की शिकायत है। मतलब अगर देखें तो टोटल बच्चों पर 10 बच्चों पर एक बच्चा विकलांगता को फेस करता है। नजर डालेंगे यूनिसेफ की तरफ, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में यूएसए में स्थित है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष टोरे हर्ट्रेम तथा हेड इसके हैंडिटा H4 हैं। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? टोरे हर्ट्रेम तथा हेड हैंडिटा H4 है। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है तथा इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एनडीसी में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? आपके ऑप्शन है: ए डॉक्टर संजय कुमार, बी डॉक्टर संजीत मेहता, सी डॉक्टर अजय कुमार और डी डॉक्टर अजय सिंह। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में डॉक्टर अजय कुमार ने एनडीसी में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो यह वर्तमान में रक्षा सचिव है, याद रखना है। यह पुस्तक आतंकवाद विरोधी अभियानों, पूर्वोत्तर में संघर्ष, वायु शक्ति, परमाणु स्थिति जैसे विषयों पर निबंधों का एक संकलन है। यह नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी के कमांडेंट एयर मार्शल दीपेंदु चौधरी और एयर वाइस मार्शल डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा संपादित वॉल्यूम है। दोस्तों इसका विमोचन किसने किया है? तो याद रखें डॉक्टर अजय कुमार ने, जो कि वर्तमान में रक्षा सचिव हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नागरिकों के लिए टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है: ए श्रीमती निर्मला सीतारमण, बी श्री राजनाथ सिंह, सी हरदीप सिंह पुरी और डी श्री किरेन रिजिजू। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में श्री किरेन रिजिजू ने नागरिकों के लिए टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में नागरिकों के लिए टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। साथ ही टेली लॉ अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया है। दोस्तों डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत ई इंटरफेस प्लेटफॉर्म टेली लॉ का विकास किया गया है। बढ़ी हुई कानूनी जानकारी तक पहुंच को व्यापक बनाने के उद्देश्य से सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। याद रखा दोस्तों, किसने लॉन्च किया है मोबाइल टेली ऐप? जो टेली लॉ मोबाइल ऐप है इसे किसने लॉन्च किया है? तो किरेन रिजिजू ने, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने अभिनेता जुबिन गर्ग को असम के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है: ए कैनरा बैंक, बी बंधन बैंक, सी यस बैंक और डी पीएनबी बैंक। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में बंधन बैंक ने अभिनेता जुबिन गर्ग को असम के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। असम में लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग को हाल ही में असम के लिए बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह जुड़ाव बंधन बैंक के साथ के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह पहली बार है जब बैंक ने 6 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से किसी ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़ाव किया है। दोस्तों बंधन बैंक
की तरफ नजर डालें अब तो बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है तो चंद्रशेखर घोष वर्तमान में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ हैं। दोस्तों याद रखें, बंधन बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर भी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है जुबिन गर्ग हैं, और अगर आपसे वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो जुबिन गर्ग ही हैं। मतलब यह इन्होंने अपने इतने साल की स्थापना के बाद 6 साल के अपनी स्थापना के बाद से किसी ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़ाव किया है। इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं दोस्तों आज का अगला आखिरी प्रश्न, आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में कर्नाटक राज्य में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया है। याद रखें दोस्तों, यह न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन बच्चों के लिए होता है और न्यूमोनिया से बचाने के लिए होता है। दोस्तों यह कार्यक्रम विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया, तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है 12 नवंबर को। बहुत अच्छे से याद रखें, जिसका उद्देश्य बच्चों में निमोनिया प्रेरित मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना है। न्यूमोकोकल बीमारियों के समूह का नाम है जो जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया न्यूमोकोकस के कारण होती है। तो दोस्तों निमोनिया किसके कारण होती है, याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जो कि एक जीवाणु है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निमोनिया किस प्रकार का रोग है, तो आपको याद रखना है जीवाणु जनित रोग है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बैक्टीरियल निमोनिया का मुख्य कारण है। दोस्तों हम नजर डालेंगे हम निमोनिया की तरफ, उसके पहले आप याद रखें कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया, तो 12 नवंबर को। दोबारा बता रहा हूं, हम नजर डालेंगे कर्नाटक की तरफ। तो जैसे कर्नाटक को हम यहाँ देख सकते हैं, डाउन साइड कर्नाटक को हम देख सकते हैं। यहाँ से आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप माने इसको समझ लें। तो यह पुराना मैप आ गया है, सॉरी इसके लिए। यहाँ आप देखेंगे तो यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों अब आंध्र प्रदेश को अगर हम जूम करके देखें तो इसकी हम सीमाएं फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, यहाँ से ये आंध्र प्रदेश, डाउन साइड देखेंगे तो तमिलनाडु, केरल और यहाँ पर आपको गोवा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप कर्नाटक से जुड़ी तथ्य देखें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे हम भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। दोस्तों कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं। दोस्तों ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि दोनों नई नियुक्तियां हैं, इनको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छे से याद रखें कि बासवराज बोम्मई ने किसको, BS येदियुरप्पा को सक्सीड किया है, यह भी आपको याद रखना है। अब पड़ोसी राज्य देखें तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं। जल विद्युत परियोजनाएं देखें तो घाट प्रवाह जल विद्युत परियोजना घाट प्रवाह नदी पर, मल्लापुर पनबिजली परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जो कि यहाँ की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजना हैं। बांध देखें तो कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर और हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियों पर है। तो 3 नदियों पर एक कृष्णराज सागर बांध है, जो कि बहुत बड़ा बांध है, यहाँ का प्रमुख बांध है। कौन कौन सी, कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ 3 नदियों पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1987 में कर्नाटक में हुई। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की 1974 में स्थापना हुई है, कर्नाटक में ही। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की 1974 में स्थापना हुई। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की 1987 में स्थापना हुई। नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क की 1988 में स्थापना हुई, कहां पर, कर्नाटक में। दोस्तों ईयर भी याद रखें और आप इनके नाम भी बहुत अच्छे से याद रखें। कर्नाटक के मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां खोला गया, कर्नाटक के मैसूर में। दोस्तों कर्नाटक में ही कुचिकल जलप्रपात स्थित है, जो कि कुचिकल धबधबा जलप्रपात कहलाता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, जो कि बराही नदी पर बनता है और कर्नाटक राज्य में है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि कर्नाटक राज्य में बराही नदी पर कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। बहुत अच्छे से याद रखें। और यहीं पर दोस्तों कर्नाटक में ही एक शरावती नदी बहती है, तो वह भी बहुत अच्छे से याद रखें। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती है। और दोस्तों याद रखें, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।